जय भारत दोस्तों, बीएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीरेंद्र चौहान आज आप लोगों को रुधिर के बारे में बताऊंगा। रुधिर ब्लड, इसे रक्त अथवा रुधिर कहते हैं। यह रुधिर जितने भी मानव के शरीर में पाया जाता है। यह लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है, तरल पदार्थ है। यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, इसी कारण जो है रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर जो है काम क्या इसका है, पहले तो होता क्या है, ये आपको हमने पिछली क्लास पहले बताया है ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होते हैं, कई सेल जो है मिलकर ऊतक बनाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा जो ब्लड है ये भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कई सारे ऊतकों को ये जोड़ता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग का होता है। अब इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अक्सर कि ब्लड या रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4। हम बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर जो है कितना पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक अगर स्वस्थ मानव है तो 5 से 6 लीटर जो है ब्लड जो है शरीर में पाया जाता है। अब बात करेंगे काम क्या है इसका। जो रुधिर है ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है और शरीर में जो CO2 बनता है उसको वापस फेफड़े में ले आता है और उसके द्वारा वातावरण में पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे इसके कंपोनेंट, ये किससे मिलकर बना होता है रुधिर। तो पहला इसमें कंपोनेंट है इसका प्लाज्मा। पहला कंपोनेंट है इसका प्लाज्मा। दूसरा है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा जो है लगभग 50 से 60% होता है। ये इसमें 50 से 60% में 90 से 92% जल होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। यह हमारे रुधिर में पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है, यह क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, बाइकार्बोनेट और कई सारे आर्गन वो पाए जाते हैं, सब्सटेंस। ठीक, अब बात करते हैं हम ब्लड कार्पसेल्स जो होती है कितने प्रकार की होती है। ये मोस्टली 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका RBC जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स। दूसरा इसमें है आपका WBC जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RBC का। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसमें जो है इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है। जो RBC की लाइफ साइकिल होती है 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहता है और फिर दोबारा शरीर में बनता रहता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, शरीर में RBC बनता कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में, भ्रूण के बारे में। जब एम्ब्रियो में होता है ये स्प्लीन जिसे बोलते हैं प्लीहा, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा लीवर जिसे बोलते हैं यकृत, यहाँ पे RBC का फॉर्मेशन होता है। जब एडल्ट अवस्था में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे, केवल आपके यकृत में। एडल्ट अवस्था में यकृत में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, और बोन मैरो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एक एडल्ट मानव में RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे अस्थि मज्जा। लेकिन जब एम्ब्रियो अवस्था में रहेगा बच्चा तो वहाँ पे स्प्लीन और लीवर दोनों आंसर सही होगा वहाँ पे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बोन मैरो क्या होती है। बोन मैरो जो है, जो हमारी हड्डियाँ हैं,
लॉन्ग बोन्स जो है बड़ी हड्डियाँ, जैसे आपकी ये हाथ है, हाथ का जो यहाँ से यहाँ बोन है, या फीमर जो पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वहाँ पे ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसी हड्डियों में, बोन्स में ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, स्प्लीन में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जब आरबीसी की लाइफ 120 दिन में पूरी होती है तो आरबीसी नष्ट होती है, तो इसी स्प्लीन में जो है ये इकट्ठा होती है, इसीलिए स्प्लीन को या प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ब्लड का या आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहेगा वहाँ पे प्लीहा में बनता है और लीवर में, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब इसका काम क्या है आरबीसी का? इसका काम है आरबीसी का कि जो ऑक्सीजन आता है बाहर से फेफड़े द्वारा, तो आरबीसी जो है वहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जो आरबीसी है ऑक्सीजन से जुड़कर, मान लीजिए यहाँ से ये आपका वातावरण है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, आने के बाद ये आपका लंग्स फेफड़ा है, इसके द्वारा हम सांस लेते हैं। यहाँ से जब ऑक्सीजन आया तो आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर, उससे बांध कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो है ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचता है। जब यहाँ से बॉडी पार्ट में पहुंच गया, यहाँ पर जिस शरीर के जिस कोशिका को जितनी ऑक्सीजन ज़रूरत हुई, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये यहाँ पे टूट जाएगा। टूटने के बाद ऑक्सीजन को वहाँ पे दे देगा। जब कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगी, प्राप्त करने के बाद जो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे पुनः वह जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के फिर क्या करेगा? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना के फिर ये दोबारा आपके फेफड़े में पहुंचेगा और फिर जो यहाँ से वातावरण में फिर हम इसको CO2 के रूप में बाहर कर देंगे। CO2 को जो बाहर आ जाएगी तो इसी CO2 का प्रयोग जो हरे पौधे हैं अपना भोजन बनाने में करते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह जो है ऑक्सीजन और CO2 का वातावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले WBC के बारे में बताएंगे आपको। WBC की बात करें अगर, तो इसे व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं या ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे WBC में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका नाम इसे व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। इसका मेन काम क्या है WBC का? इसकी लाइफ साइकिल जो है 7 से 10 दिन होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि WBC का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है इसका? तो यहाँ इसका मेन काम है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको ये प्रोवाइड करवाता है WBC। और ये जो है WBC 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या 3 प्रकार का, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका इसमें इस्नोफिल, दूसरा आपका है बेसोफिल, तीसरी कोशिका है आपकी इसमें न्यूट्रोफिल। अगर हम बात करें इस्नोफिल की, तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे हैं कि उनको हर समय हमेशा जो है इस्नोफिलिया मतलब सर्दी जुकाम हमेशा हुआ रहता है। जो इस्नोफिलिया होता है, जो हमारी नोज होती है ये, तो नोज में कुछ मांसपेशियाँ बढ़ जाती हैं, इंसान को सांस लेने में थोड़ा नोज से दिक्कत होती है। तो जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर उसका जो है ऑपरेशन द्वारा इलाज करता है या कुछ दवा के माध्यम से इस पर कंट्रोल करता है। तो इस्नोफिलिया में जो है ये होती है ऐसे। फिर दूसरी आपकी है बेसोफिल। बेसोफिल जो है ये एलर्जी को काज करती है। किसको? एलर्जी को। एलर्जी आपको पता है क्या होती है? आपने देखा होगा कुछ लोगों को धूप से
एलर्जी होती है। अगर ज़्यादा देर तक धूप में हैं तो उनको वहाँ शरीर में खुजली होती है, एलर्जी होती है। या कुछ लोग हैं परफ्यूम यूज कर रहे हैं, परफ्यूम से दिक्कत होती है। और जो पौधों के परागकण हैं, कुछ पौधे हैं उनके परागकण हैं उनसे एलर्जी होती है, कुछ को पानी से एलर्जी होती है। तो इस तरह जो एलर्जी को काज करता है वो बेसोफिल सेल करती हैं। उसके बाद आपका है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है ये शरीर में क्या करता है, ये आपके रुधिर के साथ घूमता रहता है और जो हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस भोजन के साथ या पानी के साथ हमारे शरीर में पहुंचते हैं उनको ये मार के खा के नष्ट करती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक इस तरह आपका WBC जो है हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो प्लेटलेट्स जो है आपने सुना होगा डेंगू बुखार, जो डेंगू होता है लोगों को, उस बीमारी में यही जो है प्लेटलेट्स क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि सबसे ये कम होने पर क्या होता है, इंसान सही से कोई काम नहीं कर पाता है, शरीर में आलसपन आ जाता है। और जो है जब इसकी संख्या लगभग 20,000 हो जाती है, वैसे तो लगभग 4 लाख प्लेटलेट्स की संख्या पाई जाती है। अगर इसकी संख्या शरीर में कम हो गई तो कहते हैं डेंगू बुखार हो गया, प्लेटलेट्स हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, कीवी फल खाना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए और कई सारी दवाएं या हरी सब्जियां, फल खाने को बोलते हैं। या अगर संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई तो अलग से इंसान को प्लेटलेट्स हम चढ़ाते हैं, तब जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। इस तरह जो है ये अब जो WBC आपकी है ये मेन क्या करती है, सुरक्षा तंत्र को हमारी सहायता करती है इसमें। फिर हम बात करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे शरीर में होता है। ब्लड का सर्कुलेशन, इसके लिए हमारे शरीर में एक हृदय होता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप जैसे हम कोई क्यारी में है, क्यारी है, कोई बगीचा है, वहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको पानी देना है तो बगीचे में नाली लगी होती है, उस से पानी जो है हर पौधों तक पहुँचता है। तो इसी तरह जो आपका हार्ट है हमारा क्या करता है, ये यहाँ से कुछ नाली के रूप में धमनी और शिराएं होती हैं, वही जो है पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करवाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका, इसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। सबसे पहले विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था और बताया था कि किस तरह मनुष्य में जो है रुधिर का पूरे शरीर में परिसंचरण होता है, उसी के बारे में बताया था। तो अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो ऑक्सीजन बाहर से आई, या हमारा फेफड़ा है, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है क्या करेगी, ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगी। अगर हम बात करें कि जैसे हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, कोई साधन होना चाहिए। तो अब इसकी तो ऑक्सीजन के, मान लीजिए जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, मान लीजिए कोई बस है ये, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन आपका सवारी है ये। अब इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, पहुंचने के लिए इसको किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बस जो जा रही है कहाँ से, हृदय से। तो इस हृदय से हमारे जो है हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन जुड़ के हृदय से जो है, हृदय का काम है स्टेशन, जो जैसे स्टेशन पे कोई ट्रेन आती है, कोई गाड़ी आती है, वहाँ से जो ट्रेन जो है हर जगह जहाँ जाना होता है उसको भेजा जाता है। उसी तरह हमारा हृदय जो है, जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आया हृदय में, तो हृदय डिसाइड करता है कि शरीर के किस भाग में, हाथ में, पैर में, ब्रेन में, हमारे स्टोमक में कहाँ पे रुधिर को जाना है। तो हृदय पंप करेगा किसके द्वारा, रुधिर वाहिनियों द्वारा। मेनली जो हृदय से रुधिर जाता है उसे बोलते हैं धमनी। धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पहुँचे। अब जिस शरीर के जिस कोशिका को जितना ज़रूरत पड़ी उतना लिया, और यहाँ पे जो CO2 बना, CO2 और हीमोग्लोबिन मिल के वापस कहाँ पे आएंगे? वापस हमारे हृदय में आएंगे। हृदय से फिर फेफड़े में जाएंगे। लेकिन जो शरीर से हार्ट में आ रही है उसे बोलते हैं वेन या सिरा द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी वेसल्स हैं या कौन सी धमनी है जहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है, तो हम कहेंगे धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुँचाती है। और वेन्स का काम है, वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त करने का मतलब है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो और हीमोग्लोबिन भी है उसे हम बोलेंगे अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जब यहाँ पे हृदय में पहुँचा, हृदय से फिर फेफड़े में गया, फेफड़े द्वारा CO2 के रूप में बाहर निकाल दिया गया। यहाँ एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जहाँ पर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। आपको हमने यहाँ बताया है कि धमनी का काम है शुद्ध या शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाना, लेकिन एक है आपकी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। यहाँ पे जो है हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि यह जो है हमारे फेफड़े से, जो पल्मोनरी धमनी है यह हमारे फेफड़े से हार्ट में, फेफड़े से हार्ट में रुधिर को ले जाती है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सभी सिरा का काम है शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाना, लेकिन एक ऐसी सिरा है जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है। कौन सी? उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा। इसका काम है यहाँ पे जो है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते। इस तरह जो है शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन 24 घंटे ऐसे चलता रहता है, और जो हमारा हार्ट है ये एक पंप की तरह कार्य करता है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि ब्लड के काम क्या हैं, रुधिर का काम क्या है। मेन काम इसका क्या है? रुधिर का, ब्लड फंक्शन, रुधिर के कार्य। तो पहला कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना। मेन काम क्या है इसका? ऑक्सीजन और CO2 का शरीर में परिवहन करना। दूसरा काम है हार्मोन, जो हार्मोन हमारे शरीर की ग्रंथियों से निकलते हैं वो कैसे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं, वो भी काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। अगला फंक्शन इसका है ब्लड का, जो pH मान है हमारे शरीर में, pH मान को क्या करता है? ये संतुलित, pH मान को संतुलित बनाए रखता है। और काम इसका है जो हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया हम लोगों ने, तो डायरेक्ट हमारे शरीर में वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती है, तो पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो जो रुधिर में जब भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है तो रुधिर के द्वारा ही जो भोजन है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक, और क्या करता है? ये आपके जो शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, उसको मेंटेन बनाए रखता है। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं कुछ, जैसे हम लोग हैं या जितने स्तनी हैं, मानव हैं, तो इनमें इनके जो शरीर का टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। कुछ जैसे हम बात करें अगर फिश की, मछलियों की, तो इनका शरीर का टेम्परेचर जो है समय के अनुसार
बदलता रहता है, ये क्या बोलते हैं, इन्हें समतापी बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी क्या ब्लड क्या करता है, मेंटेन रखे रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे हार्ट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हार्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्तनियों में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। चैम्बर बोले तो इसे हम कक्ष कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए दे देता है, बेस में पूछ लेता है कि मनुष्य में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है या कितने बेस का हार्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 4। 4 में क्या होगा, ये 2 क्या होंगी आपकी, 2 जो ऊपर होंगी उससे बोलेंगे आर्टरी, और नीचे आर्टरी जो होगा इसमें अलिंद और निलय। मान लीजिए ये 4 कक्ष हैं, इसे बोलेंगे अलिंद ऊपरी वालों को, और जो नीचे होगा उसे बोलेंगे निलय। ठीक, अलिंद और निलय ये 4 2 बाएं साइड 2 दाएं साइड होते हैं। ये जो हैं 4 बेस में हैं। अगर हम बात करेंगे मछलियों की तो वहाँ पे केवल 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे खूब पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग या एम्फीबियन की, एम्फीबियन ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबिया। फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे हार्ट जो है आपका कैसे धड़कता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है 1 मिनट में 72 से 75 बार पर मिनट। क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक, तो 72 से 75 बार। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में हार्ट कैसा होता है, इसके और बारे में कैसे बना हुआ है। ठीक, थैंक यू, जय भारत।